नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा बाराशर। 2024 के लिए जो लड़ाई होने वाली है, चुनावी लड़ाई, उसमें अब ऐसा लग रहा है एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 विपक्ष के इतने सारे मोर्चे हैं और हर कोई अपने आप को नेता समझ रहा है, उस मोर्चे का चेहरा समझ रहा है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का। यानी सबकी निगाह जो है वो तो कुर्सी पर लगी हुई है, क्योंकि हमारे ही इस शो में लगातार जब अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों को हम बुला रहे हैं, उन प्रवक्ताओं को बुला रहे हैं, तो वो ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि 2024 में उन्हीं की पार्टी का नेता जो है वो सबसे ज्यादा नेतृत्व करने के लिए प्रतिभाशाली और प्रभावशाली साबित होगा। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। लेकिन आज तेलंगाना के खम्मम में एक रैली हो रही है और उस रैली में केसीआर तेलंगाना से बाहर निकलकर अपने आप को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके मद्देनजर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, इन सबको तो उन्होंने बुलाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री को भी बुला लिया, वामपंथी दलों को भी न्योता दिया था। वो सब उस मंच पर पहुंच गए हैं। अब वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये दल दिखाई नहीं दिए। अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने भी निमंत्रण दिया था, लेकिन उनके साथ कन्नी काट ली थी अखिलेश यादव ने। लेकिन आज तेलंगाना में खम्मम में वो दिखाई दिए, तारीफों के पुल भी बांध रहे थे केसीआर की। तो एक तरफ ये मोर्चा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा, खाली हाथ है और इसीलिए अब वो समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। तो अब ऐसे में जब बीजेपी ने 400 पार करने का, यानी 400 सीटें पार करने का आंकड़ा, एक लक्ष्य तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने विजय का मंत्र भी 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक में दे दिया है और बता दिया है कि अब बस जुट जाइए, क्योंकि 400 दिन ही बाकी हैं। 400 सीट 400 दिन में किस तरह से पहुंचेगी बीजेपी, ये एक लक्ष्य रखा गया है। तो आज जरा चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने क्या टिक पाएगी विपक्षी एकजुटता, एकता, जिस पर अभी सिर्फ सवालिया निशान है। इसी पर करेंगे चर्चा, जुड़ेंगे खास मेहमान हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन अहम बातों पर जो इस मुद्दे पर बहस और चर्चा का विषय है आज सुबह से। तो केसीआर का एक नया एकजुटता अभियान तेलंगाना में शुरू हुआ, जो कि उनकी पहले पार्टी थी टीआरएस, उसको उन्होंने भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ, बीआरएस की तरफ बढ़ाकर थर्ड फ्रंट का एक नया मंच तैयार करने की योजना बनाई और उस योजना का जो पहला दिन हम कह सकते हैं एक बड़ी रैली के तौर पर आज दिखाने की कोशिश हुई। केसीआर की खम्मम में, तेलंगाना के खम्मम में जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां पर एक रैली आज उनकी चल रही है। एक एक करके सभी नेता उस रैली में शामिल भी हो रहे हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनराई विजयन, डी राजा, ये सब चेहरे आज केसीआर के साथ एक मंच पर दिखाई दिए हैं। नीतीश, ममता और राहुल गांधी के लिए केसीआर की ये जो आज की रैली है, ये आखिर क्या संदेश लेकर आई है, इस पर जरा जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि संदेश क्या है। क्योंकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से तो बनाई थी दूरी, लेकिन थाम लिया है केसीआर का हाथ। तो अखिलेश यादव की भी मजबूरी क्या है और कौन से हित हैं जो कि यहां पर सध रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। कभी केसीआर दिखे थे नीतीश कुमार के साथ, अब क्यों मंजूर नहीं है उनका साथ। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसमें दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही थी, वो भी एक बात थी। तो कल केजरीवाल ने खुद को बताया था पीएम मटेरियल। कल जब विधानसभा में वो बोल रहे थे तो उन्होंने दावा ठोक दिया था कि हो सकता है 2024 में केंद्र में उनकी खुद की सरकार बन जाए। तो ये एक बात थी। लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ आखिर विपक्ष के कितने मोर्चे हैं, क्योंकि हर कोई खुद को एक बड़ा नेता और चेहरा मान रहा है। तो आखिर कितने मोर्चों पर काम हो रहा है और साथ ही क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा विपक्ष। एक तरफ एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ इतनी सारी सीटों को लिए हुए सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी, और उसके सामने इस वक्त बिखरा हुआ सा विपक्ष। तो 2024 में जो तस्वीर है उसको लेकर अब जरा चर्चा हो रही है और उस चर्चा के बीच कई सारे बयान भी हर रोज बदलते हुए और सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के जो बयान रहे सुर्खियों में, उन पर जरा नजर डालते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में
नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों, बैठक विपक्ष का हो रहा था। जब चुनाव होगा तब गठबंधन की बात होगी। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्वकर्ता, प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी जी हैं। जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। समान विचारधारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ 2024 की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनेगी। तो नेतृत्व किसका होगा, नेतृत्व कौन करेगा? विपक्षी एकजुटता के नाम पर जिस तरह से दल बिखरे हुए हैं, उन सब की तस्वीर क्या होगी, इसका जवाब अभी तक फिलहाल विपक्ष के लोगों के पास, विपक्ष के नेताओं के पास दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस बात का जवाब इस वक्त विपक्ष के सभी दलों के, सभी नेताओं के, सभी पार्टियों के पास दिखाई दे रहा है, वो ये है कि 2024 में हम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेंगे, हम ही सबसे ज्यादा केपेबल है, यानी हमारा ही नेतृत्व होगा और हमारे ही नेता सबका नेतृत्व करेंगे। ये बात ताल ठोक कर की जा रही है और लगातार जब भी विपक्ष से लगातार हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पहले एकजुट तो हो जाइए या फिर कि अपने दम पर आ पाएंगे, तो इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आज भी जरा इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं खास मेहमानों का। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ खालिद अनवर जी हैं जो कि एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। हमारे साथ रिजू दत्ता जी हैं जो कि बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के बारे में, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ वंशराज दुबे जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राजीव जेटली जी, तस्वीरें मैं आपके पास राजीव जी आऊं, लेकिन आज जरा मैं शुरुआत एक बार करना चाहूंगी उस दल के साथ जिसने अभी तक अपने पत्ते ठीक से खोले नहीं थे। तो जरा मैं एक बार ही रिजू दत्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। ममता बनर्जी कौन से मोर्चे का हिस्सा बनेंगी? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मोर्चे अब हो गए हैं। तो ममता बनर्जी क्या किसी मोर्चे का नेतृत्व करेंगी या किसी मोर्चे का हिस्सा बनेंगी? कुछ क्लैरिटी अब तक हो पाई है पार्टी की तरफ से? रीमा जी, आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करा दीजिए। पर मुझे जितना समझ में आया, आपका सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी जी नेतृत्व करेंगी और विपक्ष एकजुट है कि नहीं है। मैं देखिए, तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपको साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि विपक्ष लोगों के मुद्दे पर एकजुट है। हमें एक संयुक्त भारत चाहिए और विपक्ष एकजुट है उस भारत को बनाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है 8 साल का जुमला का सरकार, हमने देखा है कैसे लोकतंत्र को तार तार किया गया और हमने देखा है कि कैसे आप कानूनी व्यवस्था से लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं इन 8 सालों में। तो एक तरफ लोगों के मुद्दे हैं और एक तरफ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, नेहरू, ये सबका काम। तो विपक्ष एकजुट पे है और मेरी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि मोदी जी के खिलाफ कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो लोग तय करेंगे।
हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी पार्टी से दिक्कत है। कांग्रेस 200 सीट में डायरेक्ट लड़ाई करेगी। बंगाल में हम बीजेपी को हराएंगे, तेजस्वी जी बिहार में हराएंगे, अखिलेश जी यूपी, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब और दिल्ली, स्टैलिन जी तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब। तो बाकी बीजेपी का अगर उस हिसाब से देखेंगे और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विपक्ष के पास आज भी वो नंबर है कि मोदी जी वापस से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं 2024 में। ओके, नहीं, आपने अभी तक उस बात का जवाब नहीं दिया रिजू जी कि कौन से मोर्चे का हिस्सा ममता बनर्जी बनती हुई दिख रहे हैं, क्योंकि कल इसी मंच से जब आपके एक और प्रवक्ता स्वयं प्रकाश जी हमारे मंच पर आए थे तो उन्होंने कहा कि कोई भी मोर्चा हो, नेतृत्व जो होगा वो ममता बनर्जी का होगा। तो नेतृत्व का मतलब तो फिर वही हुआ ना जो सब लोग बात कर रहे हैं। मैं एकदम साफ कह देना चाहता हूं कि देखिए, हमारी नेत्री ने ये कहा है कि लोग चुनेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। पर अगर आप जैसे नौकरी के जगह पे हम अपना सीवी या बायोडेटा जमा करते हैं तो उस हिसाब से आप देखिए 7 बार की एमपी, 4 बार की केंद्रीय मंत्री, पहली रेल मंत्री इस देश की, पहली महिला मुख्यमंत्री बंगाल की, 3 बार की मुख्यमंत्री। तो सीवी के हिसाब से ये जाहिर है कि मोदी जी के सामने कौन सा चेहरा होना चाहिए। और उसके ऊपर इस विश्व के नोबेल लॉरिएट श्री अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के सारे गुण ममता जी में है। तो हम चाहते हैं, देखिए मैं तृणमूल का प्रवक्ता, हम तो चाहेंगे कि ममता जी प्रधानमंत्री बने, पर हमारी नेत्री ने साफ कह दिया है कि सब दल के जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं उनके साथ सहमति। रिजू जी, ये तो आपको पता ही होगा ना कि लोकसभा में जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, मैं सभी पार्टियों से सवाल पूछूंगी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, वही लोकतंत्र में तो सत्ता में वही काबिज होता है। और इस वक्त की स्थिति जब आप बीजेपी की देखेंगे तो दूर दूर तक क्या मतलब आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उस गैप को भरने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन चुकी है या अभी सिर्फ विपक्ष की एकजुटता पर ही सवाल हो रहा है? जनता के बीच में जाने की तैयारी तो कुछ हो नहीं पा रही है। रीमा जी, एकदम मैं साफ बोल रहा हूं, विपक्ष जनता के साथ है, विपक्ष रोड पे है और मुद्दों में सारा विपक्ष एकजुट है। अगर आप कहेंगे हाँ बीजेपी के पास आज 303 सीट अकेला उन्होंने लाए हैं, पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस के पास 54-95 सीट है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में है उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। मैं ये नहीं कहता कि प्री पोल अलायंस होगा कि पोस्ट पोल अलायंस होगा, 400 दिन तो बहुत लंबी रेस है मैडम, 24 घंटे में यहाँ पर राजनीति बदलती है। बट विपक्ष एकजुट होगी चुनाव से पहले या बाद में वो नीरज मिश्रा जी, आपका क्लैरिटी हो पाई है अभी तक? राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में तो कोई आ नहीं रहा है। जिन अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने निमंत्रण दिया था भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक चिट्ठी का जवाब दे दिया, लेकिन खड़े कहां दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव केसीआर के मंच पर तेलंगाना में? रीमा जी, जवाब तो अखिलेश यादव देंगे या उनके कोई प्रवक्ता देंगे। मैं तो आपको यह बता सकता हूं कि वो दौर चला गया जिसमें आप कांग्रेस को ब्लैकमेल कर सीटें मांग सकते थे। कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने, जो कांग्रेस की सबसे खराब परफॉर्मेंस, तब भी 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। इस देश में इकलौती पार्टी है जो हर जिले में नहीं ब्लॉक में मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है, सड़क से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई लड़ रही है। 2019 से लेकर अब तक रहेंगे। नीरज जी, 2019 से लेकर अब तक क्या बदल चुका है? 53 सीटों पर जो पार्टी थी, पहले 44 फिर 53, वो 303 सीटों वाली पार्टी का मुकाबला करने के लिए किस हद तक तैयार हो गई? ऐसा क्या बदलाव आ गया 19 से अब तक? रीमा जी, ऐसा है, देश ने अपने आप को जो ठगा महसूस किया कि 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां उनको मिल रही थी और हर जगह एकदम हरियाली आने वाली थी। और देश के सामने आज समस्या क्या है कि 80 करोड़ लोगों को शायद रात में ये सरकार आज अनाज बांटने पर मजबूर है। हमारा रुपया जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो हम लोगों के सामने उनके मुद्दे रख रहे हैं। हम 500 का सिलेंडर देने वाली सरकार है, हम लोग पुरानी पेंशन योजना देने वाली सरकार है। तो हम लोग अपने एजेंडाज पर क्लियर और देश की जनता को यही कह रहे हैं, आपको चूज करना है। आपके सामने छपंच करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, आपके सामने सच्चे ईमानदार लोग हैं,
आप आइए, जिसके साथ आपको चलना है आपका अधिकार है। ओके, मैं नीरज जी, अभी भी आप मेरी बात नहीं समझे। ये सब जो आप मुद्दों का नाम ले रहे हैं, यही वो मुद्दे हैं जो 2019 एक सेकेंड 2019 में भी जो 15 लाख समझा देता हूं, 15 लाख सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए नीरज जी। 2019 में भी यही सवाल आपने खड़े किए थे जनता के बीच जाके। सिलेंडर के दाम को लेकर आपने बात की थी, 15 लाख अकाउंट में आने की आपने बात की थी, आपने महंगाई का मुद्दा भी उठाया था, आपने तमाम मुद्दे उठाए थे, लेकिन 44 से सिर्फ 53 तक इतना ही आंकड़ा आप पार कर पाए थे। तो यही सब मुद्दे लेकर इस बार भी उतरने वाले हैं, कुछ नया मामला आ रहा है सामने? रीमा जी, ये मुद्दे खत्म हो गए। आप कितने का सिलेंडर खरीद रही हैं? 3 रुपए का? क्या मैं तो बात ही नहीं कर रही ना, पेट्रोल क्या 30 रुपए भरवा रही है? मैं तो आपसे नहीं मैडम, आप क्या 30 रुपए लीटर भरवाती है क्या? जनता के बीच में जनता के मुद्दे आज भी यही है। जनता को बेगारी पर इस सवाल का जवाब चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई। ये चाहिए कि वो रुपए लीटर जो रीमा जी पेट्रोल भरवाती हैं वो जनता को कब मिलेगा। वो 300 रुपए का सिलेंडर जो रीमा सर के घर आता है वो जनता के घर पर कब जाएगा। आज भी मुद्दे वही हैं। और सुनिए, स्टेट ब्रॉडकास्टर होने के नाते इस लोकतंत्र का, संविधान का अपमान मत करिए। इस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। आपको आपके सांसद को चुनना है, किसी विशेष को नहीं चुनना। अपने सांसद से जवाब इस देश की जनता मांगेगी। और स्टेट ब्रॉडकास्टर के नाते इस भ्रम को बिल्कुल मत फैलाइए। कौन सा भ्रम? कौन सा भ्रम? जो भ्रम आपकी मोदी वर्सेस हूं। अरे क्या है मोदी? एक चुना हुआ सांसद है ना। जब आएगी बारी आप मांगेंगे, हो सकता है इस बार यूपी से ही भागना पड़े और गुजरात की कोई सीट पकड़े और वहां भी हार जाए, तो वो बात तब करेंगे जब चुनाव आएंगे। नीरज जी, मुझे नहीं पता आपने इस तरह का स्टेटमेंट आपने मजाक में दिया है या गंभीरता के साथ दिया है, मैं नहीं समझ पाई। आपने जो अभी शब्द का इस्तेमाल किया, कौन है मोदी, ये बताने की जरूरत है क्या? कौन है ये बताना पड़ेगा। तो रीमा जी, आपको नेता है आप पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है आप। एक सेकेंड नीरज जी, 400 सीटों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रीमा जी, 2014 में अपार बहुमत के साथ जो आए वो नरेंद्र मोदी है। 2019 में इतने बड़े अंतराल से जिसने आपको धूल चटाई वो नरेंद्र मोदी है। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हर स्टेट में जो जीत कर आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी है। ये बताना पड़ेगा। आपने कहा कौन है नरेंद्र मोदी? मुझे समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट क्या था आपका? बात कर लीजिए, ये किस तरह का स्टेटमेंट था? आज बात कर लीजिए, कौन से स्टेट में जीत कर आए? लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जीती हुई सरकारों को कोविड के दौरान ये लोग नीचे लेकर आ जाते हैं। ऐसे नेता के सामने आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप बताइए देश को, क्या मध्य प्रदेश में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, बात करिए। नीरज जी, लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? जनता के वोट से बनती है या कैसे बनती है? आपकी सरकारें अब तक जब राज्यों में रही तो कैसे बनती थी? मध्य प्रदेश में जनता का वोट किसको मिल रहा था? लोकतंत्र में अब तक कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे लंबे अंतराल तक शासन किया, वो कैसे सरकारें बनती थी, बता दीजिए आज। आप सुनिए ना, हम तो ऐसे तो आए नहीं थे वरदान लेकर। हम लोग लोगों के सामने वोट लेकर आते थे। इनके लोगों आप लोगों के सामने वोट लेकर आते थे और बीजेपी लोगों के सामने कुछ और लेकर आती है। ये कैसा अंतराल है? सुनिए ना, कोविड में लाखों लोग मर गए। कांग्रेस पार्टी लोगों के वोट से जीती थी और बीजेपी किसी और तरीके से जीती है। सरकार बनाई जा रही थी। तुलना कर रहे हैं आप नीरज जी? आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपने कॉन्शियस में झांकिए, अपने कॉन्शियस में झांकिए। आप बातें कर रही हैं स्टेट ब्रॉडकास्टिंग चैनल बैठकर, आप इस तरीके की झूठ और कुछ की बातें कर रही। कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना मैडम। मुद्दे उठाइए। आप लोग महंगाई पर बहस करते हैं। अरे पाकिस्तान में महंगाई हो गई, देश की महंगाई के बारे में बात करिए ना। आज नौकरी की बात करिए। आज लोगों को आपको फ्री में राशन देने की नौबत आ रही है, आप उस पर बात करिए ना। आप तो बात पता नहीं कहां से कहां लेकर चली जाती। अरे 1100 विधायक हैं इनके, हमारे भी 800 विधायक हैं। कौन सी पार्टी है ये? बहुत नीरज जी, देश की नागरिक होने के नाते और पत्रकार होने के नाते एक्चुअली तब शर्म आती है जब मैं किसी ऐसे प्रवक्ता के साथ डील कर रही होती हूं जिसको तथ्यों के बारे में जानकारी होती नहीं है और ऊपर से वो बहस करते हैं बिना तथ्यों की जानकारी के आधार पर। लोकतंत्र में वोटों से सत्ता आती है ना। शर्म इस बात पे आ रही है मुझे। मैं किससे बहस कर रही हूँ यहाँ पर और किस मुद्दे पर बहस हो रही है? 2014 से आज 2023 बेतुके बयानों के लिए अब आपकी पार्टी क्यों इतनी आगे बढ़ने लगी है? बेतुके बयान देते हैं आप लोग। आप बेतुकी बात नहीं करेंगी। आपने मेरे ऊपर बोला है ना कि आंकड़े नहीं है। अरे दीजिए, इस सरकार ने पिछले साल के अंदर 18 करोड़ नौकरियां कहां दी है? आप मुझे बताइए।
आपके घर में 300 रुपए में सिलेंडर आ रहा है, राजीव जेटली, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। राजीव जेटली तो इस इसका तरीके जवाब की देंगे बातें सर। बिल्कुल मत करिएगा नीरज रीमा जी, नीरज जी, आप लोगों को समझना ओके, पड़ेगा। ओके, नीरज आप जी। देश के लोकतंत्र के साथ नीरज जी, घिनौना मजाक नीरज कर जी, रही है। नीरज जी, इस देश की जनता नीरज जी, इसको देख रही है। नीरज जी, इसका जवाब तो अभी राजीव जेटली जी जैसे जुड़ेंगे वो दे पाएंगे, क्योंकि कुछ सिग्नल्स का इशू है इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ नहीं, अंतरी आप उनका एक सेकंड सुन लीजिए अब नीरज जी, सुनिए नीरज जी, आपने ऐसी बात बोल दी ना अभी यहाँ पर बेतुकी बयान, और मैं बेतुके बयान दे रही हूँ। जिस पार्टी के पास 19.5% वोट मिले हो जिसको 2019 में, और जिस पार्टी को 37.76% वोट मिले हो, सबसे ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकारें हो, अगर वो यहाँ पे बताया जा रहा है तो वो बेतुका बयान होगा। खैर, मैं इसको कांग्रेस का मंच नहीं बनाना चाहती इस डिबेट को। एक सेकंड, नहीं, और भी मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, जरा मैं उनके पास जाऊंगी। ये कोई कांग्रेस के बयानों पर चर्चा करने का ये मंच नहीं है सर। हिम्मत आपके पास नहीं है। देश के मुद्दों के बारे में जब बात करेंगी तो आपको समझ आएगा कि आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आज इस देश में जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है। नीरज जी, आज वो बढ़ रही है। आज आपके सामने सवाल ये है कि आप देश को किस दिशा में ले जाएंगे, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की तरह, या जो हमने 2014 तक देश को फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रखा उसकी तरह। आपको इन सवालों पर बात करनी चाहिए मैडम। नीरज जी, 2 मिनट शांत रहिएगा। अब पहली बात तो ये कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है ये मैं तय नहीं करूंगी, ये जनता तय करेगी, और जनता ही उसको चुनकर के लेकर के आएगी जिसके ऊपर उसको भरोसा होगा। और जनता बार बार दिखा रही है उसको किस पर भरोसा है, और इसीलिए मैंने बेतुका बयान ये शब्द का इस्तेमाल किया। एक सेकंड, जनता के बीच में जाइए ना अपने इन बयानों को लेकर और मुद्दों को लेकर। जनता ही बताएगी किसके बयानों में कितना दम है। या हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे। न्यूज की हिम्मत नहीं हुई जोड़ो यात्रा दिखाने की। हाँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हमारे बिल्कुल नेता हिम्मत नहीं है, 125 हमारे बिल्कुल हिम्मत नहीं है आपसे बहस करने की, क्योंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं है ना नीरज जी। रीमा जी, आप अपने फैक्ट तैयार चलिए, मैं जरा दूसरे मेहमान के पास जाती हूँ। पूजा चक्कर में मत पड़िए नीरज जी, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। बिल्कुल जाइए। हिम्मत के बारे में तो बाद में बात कर लेंगे कि हिम्मत किसके पास है, और जनता के पास है या राहुल गांधी या आपके नेताओं के पास है, इस पर तो हिम्मत पर बाद में भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन खालिद अनवर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी ये मुस्कुराहट की वजह है, मतलब कांग्रेस पार्टी जो हिम्मत को चैलेंज कर रही है वो है, या फिर कि आपको लग रहा है कि फिर से कांग्रेस पार्टी के वही बयान शुरू हो गए जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि साथ में आ जाते, लेकिन नहीं आए। एनीवेज, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि नीतीश कुमार थोड़े निराश अब हैं, या फिर कि आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल वो केसीआर जो आपके साथ मंच पर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखाई दिए थे, अब अगर वो नीतीश जी से हटकर एक अलग मोर्चा बना रहे हैं तो फिर ये झटका किसको है? नहीं रीमा जी, ये अप्रोच अभी सही नहीं है कि केसीआर या नीतीश कुमार में कोई गैप है। नीतीश कुमार जी चूंकि समाधान यात्रा में लगे हुए हैं और हर साल तकरीबन एक यात्राएं निकालते हैं वो, तो इस वजह से तो नहीं जा सके हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझा जाए कि केसीआर में या नीतीश कुमार में कोई गैप है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, अपोजिशन को या देश को शिकायत कोई यानी नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीतियों से है। और मोदी वर्सेस अदर्स की बात नहीं है। बात यह है कि देश में जो चीजें फैली हुई हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, या फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह चुनी हुई सरकारों को खरीद लिया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। अब इसका प्रधानमंत्री कौन होगा? केसीआर होंगे, राहुल गांधी जी होंगे, ममता बनर्जी जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे, या केजरीवाल जी होंगे। ये तो सारी पार्टियों ने तकरीबन, रीमा जी, ये बात कह दी है कि अभी हमारे पास एजेंडा ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एजेंडा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों से देश को कैसे निजात दिलाई जाए जिन नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। और इसी पे बात होनी चाहिए। खालिद जी, ये मोदी वर्सेस ऑल से दिक्कत क्या हो रही है सबको? ये स्लोगन सबको इतना चुप क्यों रहा है? ये मोदी वर्सेस ऑल से दिक्कत क्या है? जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हाँ। बात यह है कि सही बात यह है कि कोई ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो है नहीं
कि एक आदमी को वर्सेस अदर्स कर दे, मोदी वर्सेस भारत कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग कोई मोदी जी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी कोई इंडिविजुअल है, उनसे हमारा क्या झगड़ा हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं। ठीक है, हम कोई इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। खालिद जी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, खालिद जी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसको लेकर के क्योंकि ऑब्जेक्शन शुरू हुआ है, मोदी वर्सेस ऑल का नारा क्यों दिया जा रहा है। तो मोदी वर्सेस ऑल का नारा इसलिए दिया जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं सभी को, सभी मेहमान जो बैठे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे किसी को कोई शक तो है नहीं, है ना। बिल्कुल। आप सभी की पार्टी के नेता जब आकर मंच पर बात कर रहे हैं, तो सबसे जब पूछा जा रहा है कि 2024 का एजेंडा क्या है, सब लोग कह रहे हैं मोदी को सत्ता से बाहर निकालना एजेंडा। सबने एक सुर में सब पार्टियां ये बोल रही हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी से क्या किसी का झगड़ा हो सकता है? तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट है ना सर। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से किसी और को चेहरा भी बना सकते नहीं, क्यों बना सकते? जब बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है, कल भी आपने सुना होगा 2 दिन की कार्यकारिणी के बाद सारी चीजें तो साफ है ना, उसमें तो इफ एंड बट्स है ही नहीं। तो अब अगर ये बात सामने आ चुकी है, तो मोदी वर्सेस ऑल नहीं कहें तो क्या कहें, बताइए। नहीं, इसको देखिए, आप ही बता दीजिए। वैसे भी आजकल मीडिया को चलना कैसे है, मीडिया को क्या चलाना है, क्या लाइन लेनी है। कि आप एक नेशनल चैनल पे, स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल में रह करके भी आप जितनी साफ सुथरी बातें करती दूसरे जर्नलिस्ट कम करते हैं, मैं इस चीज को मानता हूं और मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे या आपके अप्रोच पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो मीडिया हाउसेज में क्रिएट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को मोदी वर्सेस अदर्स नहीं करना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में अदर्स के, हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। हाँ। हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, जो नफरत की नीतियां, जो बांटने वाली नीतियां, जो आग लगाने वाली नीतियां है, जो फिरका परस्ती फैलाने वाली है, जो बेरोजगारी फैलाने वाली है, जो हिंदू मुस्लिम करके लोगों से वोट लेने वाली नीतियां। ठीक है खालिद जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले ही नीरज जी ने तो कुछ और ही यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया था हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, लेकिन आपने उसको काउंटर किया, तो मुझे खुशी हुई कम से कम कोई है जो इस बात को कह रहा है। क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारी लाइन क्या होगी चैनल की, हमारे चैनल पर क्या चलेगी टिकर पर, और साथ में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाएगा, ये भी कांग्रेस पार्टी ही तय करके हमें सुबह बता दिया करे, फिर हम उसके हिसाब से तय कर लेंगे। क्योंकि लगातार कांग्रेस हर रोज डिबेट में कांग्रेस पार्टी आधा घंटे की जो फुटेज है, कहीं से पर्चा है हर रोज कहीं से पर्चा आता है। अरे सुनिए ना, हम लोग जब सरकार में थे, सुनिए, हर रोज कांग्रेस पार्टी मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन आधे घंटे की फुटेज 5 की पंचायत में क्या स्लोगन दिया जाएगा, किस तरह से लाइन ली जाएगी, हमने पहले पैकेज में क्या चलाया, किस पर चर्चा करनी है, आधा घंटे की चर्चा इसमें हो जाती है। महंगाई पर बात करिए, अगले 1 साल आप बेरोजगारी, कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान की राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी महंगाई पर बात करिए, हम लोग हर लाइन के साथ चले। नीरज जी, मुझे तय करने दीजिए, मैं क्या लाइन लूंगी उस पर आप जवाब दीजिएगा। ये आप तय नहीं करेंगे, मैं बेरोजगारी पे बात करूंगी या मैं विपक्षी एकता पे बात करूंगी, ये मैं तय करूंगी, नीरज जी। अरे भाई, आप तय कर रहे हैं ना, एक सेकंड खा लीजिए, एक मिनट नीरज जी, ये आप तय कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के चेहरे राहुल गांधी होंगे या खड़गे जी होंगे या प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, आप तय कर रहे हैं, मैं तय नहीं कर रही। हम तो मेरे शो में क्या लाइन लेंगे वो मैं तय करूंगी, ये आप तय नहीं करेंगे। राजीव जेटली, चलिए नीरज जी, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए ना, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, मेरी चिंता, मेरे चैनल की चिंता छोड़िए आप। राजीव जेटली, देश की चिंता कर, राजीव जेटली, ओके, राजीव जेटली, आज इस तरह से विपक्षी एकता एक अलग ही मोर्चे पर दिखाई दे रही, तेलंगाना की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। अभी आपके जुड़ने से पहले यहाँ पर खालिद जी ने कहा कि नीतीश कुमार और केसीआर में कोई डिफरेंस नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकता है वो फिर एक हो जाए और दिखाई देंगे एक साथ। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चेहरे होंगे, ये पहले ही तय हो चुका है, हमारे ही मन से बोला जा चुका है। अलग अलग पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस कह रही है नेतृत्व होगा तो ममता बनर्जी एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आएंगी। आम आदमी पार्टी कल विधानसभा में कह ही चुके हैं अरविंद केजरीवाल की हो सकता है अब 2024 में उनकी सरकार बन जाए केंद्र में। तो बीजेपी 400 सीटों के लक्ष्य को कैसे पाएगी फिर? टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम थोड़ी और लंबी खींचनी चाहिए थी, और जितना लंबा मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम खींचेगी मैं विंडो से बाहर होऊंगा उतना ज्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है जनता के सामने जाएगी। ये तो बाई चांस मेरे को कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैं जुड़ नहीं पाया था,
लेकिन आप देखिए, एक भी राजनीतिक दल दूसरी पार्टी के नेता का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये लड़ाई, पुरानी मूवी देखी होगी आपने, शतरंज के खिलाड़ी, कभी आपने देखी हो, ना देखी तो देखना जरूर। एक पुरानी मूवी थी, उसमें एक कमरे के अंदर बैठकर शतरंज खेलते हैं और शतरंज खेलते खेलते ही बता देते हैं सेना कितनी पास आ चुकी है दुश्मन की और हमारी सेना कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो अंत में जो मूवी का एंड होता है वो इस बात से होता है कि उनका जो राज्य होता है वो लुट चुका होता है और उनकी लड़ाई शतरंज में चल रही होती है। यहाँ पर भी जनता को दरकिनार करके, देश को दरकिनार करके जनता क्या चाहती है, लीडरशिप कैसा चाहती है, इस बात में करके इन्होंने अपना ही एक एजेंडा सेट कर लिया कि मेरा नेता अगला प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं अगला प्रधानमंत्री होऊंगा, केसीआर कह रहे हैं मैं अपना अलग प्रधानमंत्री होऊंगा। मतलब हर राजनीतिक पार्टी ने एक एक प्रधानमंत्री बना दिया। ये जनता देश की इतनी नासमझ नहीं है कि जोकरपंथी को समझ ना पाए। राजीव जेटली दिखाइएगा, राजीव जेटली दिखाइए, हमने मना नहीं किया आपको, खड़े तो होइए इतने मजबूत शख्सियत के सामने। अगर आप खड़े होंगे तो आप देखिए, अभी आप अगर कलेक्टिवली भी सोचे हैं तो आप कहीं नहीं खड़े हैं, लेकिन अलग अलग होके जिस तरीके से आपने, मैं हंस रहा था रीमा जी, अभी थोड़ी देर पहले पैकेज दिखाई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हो सकता कल को हमारी केंद्र में सरकार, और गंभीर से चेहरा बना करके बता रहे थे बात। तो वो अपने आप में दर्शा रहा था कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है, कॉमेडी सीरियल चल रहा है। ये देश की राजनीतिक पार्टी गंभीरता से कोई विषय रखना चाहती है, पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, तो चौथे मोर्चे की बात भी आ गई है। तो 4 मोर्चों का मतलब अब मोर्चों के अंदर भी रीजनल पार्टियां बन गई हैं। ओके राजीव जी, एक तो मैं इस पर जवाब चाहती हूँ क्योंकि आपके जुड़ने से पहले नीरज मिश्रा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी है कौन, कहीं से भी चुनाव लड़के, क्या बोला था नीरज जी, कहीं से भी चुनाव लड़के कुछ भी, वो है कौन देश में? नरेंद्र मोदी है कौन? ये हो सकता है भाग जाए और गुजरात में जो सीट चुने वहां हो सकता है हार जाएं। मैंने ये सुना दीजिए उनको। ओके राजीव जी इसका जवाब देंगे पहले नरेंद्र मोदी। आपको लगता है कि इतनी गंभीर सवाल का मैं जवाब दूंगा? मैं हैरान हो रहा हूं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बात बोली है। इनका जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है परिवार में, उन सबको सपने में हर आधे घंटे के बाद राजीव भाई हो सकता है कि सांसद चुनाव है, आए हो, सांसद को चुनाएगा। राजीव जेटली जब गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे तो राजीव जेटली को वोट दिया जाएगा, वहां पर मोदी जी को वोट नहीं पड़ेगा। रीमा जी कहीं से हो सकता है चुनाव लड़े तो उनको वहां दिया जाएगा। आप कहां से लड़ेंगे? इतनी है देश का, नीरज जी आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? आपको कहां से टिकट मिलने वाली है नीरज जी? मुझे आपको कहां से टिकट मिलने वाली है? मिलेगी या नहीं मिलेगी? चुनाव लड़ाएगी, इतना अच्छा पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आपको, तो मुझे लगता है अमेठी से टिकट मिलना चाहिए। क्यों अमेठी से टिकट मिलेगा क्या नीरज जी आपको? रीमा जी, हाँ रीमा जी, वो पार्टी की अपनी डिसीजन मेकिंग है ना, होता है लड़ा दे, तब क्या करेंगी आप? अरे मैं तब शायद आपका जो प्रोपोगंडा है वो वही ध्वस्त हो जाएगा जो प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश नहीं, आपने ये जो बात कही कि राजीव जेटली गुड़गांव से खड़े होंगे तो उनको वोट देगी जनता, नरेंद्र मोदी को नहीं देगी, मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। आप अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ेगा या नीरज मिश्रा को वोट पड़ेगा? नीरज मिश्रा को वोट पड़ेगा या राहुल गांधी के नाम पर मिलेगा? ईवीएम में तो उसी आदमी की फोटो होगी ना जो चुनाव लड़ रहा है, कि वहां भी मोदी जी की फोटो अनाज के पैकेटों की तरह को राजीव जी ओके राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। अरे तो इस तरह अगर इतनी क्लैरिटी आपको है, हमारे पास तो, हमें तो पता, हम तो वाहक के रूप में काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के वाहक के रूप में इस देश का एक एक सांसद, एक एक मंत्री काम करता है, एक एक विधायक, एक एक सरपंच, एक एक जिला परिषद, एक एक जो भी पार्षद होता है, सभी लोग उनके वाहक के रूप में काम करते हैं उनकी नीतियों के। लेकिन आपने एक बात क्लियर कर दी, वो जो राहुल गांधी जी चलते हुए आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के आसपास जो कुछ चंद लोग नजर आ रहे हैं उनको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि चुनाव तो उन लोगों के चेहरे पे लड़ा जाएगा। ये राहुल गांधी जी उनको लपेट लपेट के चल रहे हैं अब आगे, क्यों उनके आगे पीछे घूम करके चल रहे हैं? भाई हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि पार्टी का मतलब मोदी नहीं होता और पार्टी का मतलब राहुल गांधी नहीं होता। पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी हैं, राहुल जी सम्मानित नेता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, पार्टी डिसाइड करेगी की तरह एक आदमी नहीं जिसने कल एक शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष
नॉमिनेट कर दिया, चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई। नीरज रीमा मिश्रा जी ने हमारे चुनाव नीरज पर मिश्रा जी, बड़े नीरज लंबे मिश्रा शो जी, किए थे। नीरज मिश्रा वो जी, भाजपा में मैडम एक राष्ट्रीय नीरज अध्यक्ष मिश्रा बनाए, जी, उस पर भागिएगा। ओके नीरज मिश्रा जी, एक सेकंड धैर्य रखिएगा, मुझे आम आदमी पार्टी को भी डिबेट में लेकर आना है। लेकिन आपने क्योंकि ऐसी बात कही है ना, पिछले 10 दिन से कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार विपक्षी एकता और कांग्रेस की रणनीति पर जब इस शो में आ रहे हैं, बिना पार्टी की जो आपने कहा लाइन अगर तय नहीं हुई है, उसके बिना ही वो आकर कह रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता जो है, पार्टी के सर्वोच्च नेता वो राहुल गांधी हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? उन्होंने कहा अध्यक्ष तो है लेकिन सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है। आप टिप्स लेकर नहीं आए क्या आज अपने मीडिया सेल से ठीक से कि क्या लाइन लेनी है पार्टी को? जवाब लेंगी? पार्टी की लाइन से हटकर बात कर रहे हैं आप आज। सुनिए ना, पार्टी की लाइन कुछ और है और आप कुछ और बोल रहे हैं। संविधान में और कांग्रेस पार्टी के संविधान दोनों में विश्वास रखता हूं। सुन लीजिए जरा, जवाब दीजिएगा। ये जो भाजपा में कल नई नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो सर्वोच्च है या मोदी जी हैं? आपको ये समझना होगा, संगठन का चेहरा और नेतृत्व का चेहरा दोनों अलग अलग होते हैं। आज नेतृत्व का जो चेहरा है वो 125 दिन की यात्रा करके कुछ और कहा था नीरज जी, झंडा फहराने अभी कुछ और कह रहे थे आप नीरज जी, अभी आपने कुछ और कहा था। रीमा जी, अभी आपने कहा था पार्टी सबसे बढ़कर है और कोई पार्टी से बढ़कर नहीं है, अब आप कुछ और कह रहे हैं। चलिए ओके ओके ओके, वंशराज जी, देखिए वंशराज जी, रीमा जी आप फिर फंस गई। लेकिन आपसे मेरी बहस नहीं है, देश के मुद्दों पर बहस है। हम लोग आपसे बहस कभी और कर लेंगे। मैं तो ऐसे फंसने के लिए तैयार हूं, अगर कांग्रेस पार्टी क्लैरिटी पर आ जाए तो मुझे फंसने में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम क्लैरिटी पर तो आइए आप, क्योंकि कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। वंशराज चलिए चलिए, वंशराज देखिए, ओके ओके, अरे नीरज जी प्लीज, 40 मिनट से आप ही बोल रहे हैं ना। वंशराज जी, अरविंद केजरीवाल ने कल जो बात की थी, जिसका अभी राजीव जी ने जवाब भी दिया, उनसे मैंने कुछ और पूछा था, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार होगी और हमारा एलजी होगा, हो सकता है ऐसा, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या मतलब हुआ? मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी या गठबंधन की सरकार होगी या आपकी सीटें इतनी आने वाली हैं कि आपकी अपनी सरकार बनेगी, वो थोड़ा सा बताएंगे। रीमा जी नमस्कार आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि 45 मिनट बाद आपने मौका दिया हमको बोलने का। देखिए, पहली चीज तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो विधानसभा के अंदर जिस बात को रखा, वो एक उदाहरण के तौर पर रखा था कि इस लोकतंत्र में हिटलर शाही से काम नहीं चलता। आज दिल्ली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके एलजी है, तो जिस तरीके से वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, वो काम हो सकता है। ये जनता है, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और देखिए, सबसे बड़ी आज गलतफहमी यही है, देश की दो बड़े एक तरीके से गठबंधन वाले दल हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ यूपीए। और जब हम एनडीए की बात करते हैं तो आप राज्य दर राज्य आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम उनके जो गठबंधन वाले दल हैं वो छिटकते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन अभी बहुत बड़ा नहीं, वंशराज जी आपको मैं ठीक कर दूं, यूपीए के गठबंधन में बहुत सारे दल नहीं है अभी आज की डेट में। चलिए आगे बोलिए। बोलिए। दूसरी तरफ यूपीए की जो मैं बात कर रहा हूं, उनके अपने नेता हैं। आप देखिए, चुनाव 2024 का 10 लाख के सूट और टी शर्ट पे नहीं होने जा रहा कि हम 10 लाख का सूट पहनते हैं इसलिए जनता हमको वोट दे देगी, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं इसलिए जनता उनको वोट देगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एक पार्टी है जो आज देश में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के रूप में चल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ एक पार्टी है जो दोस्तवाद पे चल रही है, यानी नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज देश को जरूरत है भारतवाद की। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में लगातार बढ़ रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इन दो दलों के बाद कोई तीसरा दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में जिसको एक तरीके से 13% वोट मिला है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और सबसे तेजी से ग्रोइंग पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी हैं। और जनता जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देख रही है, जो लगभग 70 साल से कांग्रेस के शासनकाल को देखा है, तो इन दोनों दलों को जनता बखूबी समझ चुकी है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी का लगातार, आप यूं कह लीजिए, अभी केसीआर जी की बात हो रही है, तो आदरणीय केसीआर जी अभी हाल ही में दिल्ली के दौरे पे आए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों की भी तारीफ किया। तो आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि ये 2024 का चुनाव जो है, ये कोई 4 लोग हाथ उठाकर ये कह देंगे कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, ये नहीं तय करेंगे। ये लोकतंत्र है, देश की जनता तय करेगी, जिसके पास 130 करोड़ जनता का एजेंडा होगा, जो राष्ट्र को एक साथ ले चलने की क्षमता रखता होगा। वंशराज जी, आपने कहा केसीआर दिल्ली आए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बहुत तारीफ की। ये जो शराब घोटाला है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं चार्जशीट में, उसमें केसीआर
के भी टीम के लोग हैं, कुछ मनीष सिसोदिया भी हैं उसमें, तो क्या ये वाली दोस्ती भी उसका कुछ एक जो एक आने वाले दिनों में दोस्ती दिखाई देगी, उसका ये आगाज है या कुछ जो आपने कहा ना दोस्तों की सरकार है, परिवारों की सरकार है, जो भी आपने कहा कांग्रेस और खासकर बीजेपी, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा रीमा जी, मैं पूरी तरीके से बता दूंगा, लेकिन जरा मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड में आप बता दीजिए कि शराब घोटाला है क्या? नहीं, शराब घोटाला क्या है? परीक्षा पर चर्चा थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर। मैं तो ये जानना चाहती हूँ जो चार्जशीट है, अरे सर चार्जशीट और आरोपियों के जो नाम हैं, चार्जशीट और आप केजरीवाल को कॉपी मत करिए ना। अरविंद केजरीवाल जी ये सवाल मीडिया से पूछते रहते हैं, उनको मत कॉपी कीजिए, आप अपने तरीके से बात कीजिए। कॉपी नहीं कर रहा हूं। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने वो सोचा वीडियो वायरल हो गया अरविंद केजरीवाल का कि वो मीडिया वाले से पूछ रहे हैं कि बताइए शराब घोटाला क्या है, तो आप भी उसी तरह से एक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा अपनी उसमें रहिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही है, कॉपी करना छोड़िए ना, आप अपने तरीके से बात कीजिए। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि जो चार्जशीट सबमिट हुई है कोर्ट के अंदर, दो चार्जशीट आ चुकी हैं, दोनों में से मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। आपको पता है अभी हाल ही में सीबीआई का फिर से एक बार छापा पड़ा था। तो मैं आपसे दरअसल वही पूछना चाह रहा हूं कि कौन से आप शराब घोटाले की बात करो, आप एक बार आपने जिक्र करोगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करके जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करके जाता है, अभी गंगा विलास क्रूज जाता है बिहार के अंदर। आप एक बार चर्चा नहीं करेंगी, आप ये चर्चा नहीं करेंगे कोविड के दौरान कैसे लोग मरते रहे, सरकार जो है सवाल कुछ और था ना वंशराज जी, सवाल मेरा कुछ और था। वंशराज जी आप एक बार चर्चा नहीं करेंगी कि क्या हुआ कौशल विकास योजना का, क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ डिजिटल इंडिया का, क्या हुआ जो सांसदों द्वारा गांव लिया गया गोद था। आप एक बार चर्चा नहीं करेंगे रीमा जी, आपको चर्चा करनी है अरविंद केजरीवाल जी से। अरे नरेंद्र मोदी जी ने 23 एजेंसियां कुत्ते की तरह छोड़ रखा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन एक ढेला कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। कभी आपके मुख्यमंत्री एलजी को गाली दे रहे हैं, कभी आप इस मंच से एजेंसियों को गाली दे रहे हैं। ये कोई एक गाली देने के लिए मंच नहीं है यहाँ पर। सभ्य भाषा से बात कीजिए, नहीं सभ्य भाषा से बात कीजिए, सभ्य भाषा से बात कीजिए। ये कैसी असभ्य भाषा है, कैसी असभ्य भाषा है ये वंशराज जी? किस तरह की लैंग्वेज है ये? आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे आप? राजीव जेटली भाषा ये होती है कि जब एक प्रधानमंत्री एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नक्सली कहता है। असभ्य भाषा ये होती है जब एक प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच से कहता है दीदी ओ दीदी। असभ्य भाषा ये होता है जब एक प्रधानमंत्री एक महिला को कहता है जर्सी गाय। ये असभ्य भाषा होता है। तब रीमा जी बोलने नहीं आती, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बोलने नहीं आता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप देश की चौथा स्तंभ है, आप तो न्यूट्रल रहिए ना। हम तो वंशराज जी ये जो आपने इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए दूसरे नेताओं के, पहली बात तो उनके साथ मेरी क्या डिबेट हुई नहीं हुई, तब आप यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए उस पर मत चर्चा कीजिए कि तब मैंने क्या कहा था, किस लाइन को लिया था, वो आपका विषय नहीं है। दूसरी बात ये, यहां पर बैठकर आप देश के एलजी को गाली नहीं देंगे, दिल्ली के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को गाली नहीं देंगे और संवैधानिक संस्थाओं को गाली नहीं देंगे। ये मैं अलाउ नहीं करूंगी, मैं अलाउ नहीं करूंगी। विधानसभा में आपको जो बोलना है आप बोलिए, वहां पर एक्सपर्ट हो जाता है। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। राजीव जेटली जवाब देंगे इसका। ओके वंशराज जी जवाब। राजीव जेटली देखिए, मैं ये जो सोच रहे हैं मैं वैसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि ये बात ना हो पाए कि विपक्ष का नेतृत्व कौन संभालेगा, जो प्रश्न आपने उठाया था। इसलिए बार बार हर कोई व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी से व्यक्ति कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जितनी भी वीडियो नजर आ रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ता के तौर पर मैं बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरी तरफ हर जो राजनीतिक पार्टी बैठी है उनसे पूछ करके तो देखिए कि कौन से मोर्चे से ताल्लुकात रखते हैं। अरविंद केजरीवाल कौन से मोर्चे से आते हैं, कांग्रेस कौन से मोर्चे से आती है, जेडीयू कौन से मोर्चे से आती है, क्योंकि यही राहुल गांधी जी, इन्होंने भी इनवाइट किया था सबको, लेकिन राहुल गांधी जी के पास कुछ लोग जाते हैं, चंद लोग आपने देखा कि अब वो केसीआर के बुलावे पर वहां पहुंच जाते हैं। तो ये उलझन में है, करना क्या नहीं है। और ये आज जिस तरीके की बातें मैं डिबेट में देख रहा हूं, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल जलूल बयानबाजी कीजिए, उसके
छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाइए और उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, आपको थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर इश्यू केवल इतना है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता, और दूसरी तरफ ये सब राजनीतिक पार्टियां जो स्वयं प्रधानमंत्री बनकर के बैठी हैं, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी। अब देखिए, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहने को तैयार हो कि हम देश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। सबने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और प्रधानमंत्री की दौड़ में इतनी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया है कि अभी लेफ्ट और राइट देखने को तैयार नहीं। देश की जनता कहां खड़ी हो रही है? ओके, मैं जवाब लेती हूँ। नहीं, राजीव जी, मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों की ही बात रिजू दत्ता कर रहे थे और मुद्दों की बात खालिद अनवर कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम सब एकजुट हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेतृत्व किसका होगा, ये 2024 में तय होगा, लेकिन मुद्दे ऐसे हैं बीजेपी को हटाने के लिए सत्ता से, उस मुद्दे पर सारी पार्टियां एकजुट हैं, इसमें किसी में दो राय नहीं है। बिल्कुल। राजीव जेटली, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने देखा लगभग 2014 से पहले से ही ये मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, और मुद्दों के चुनावों के रिजल्ट आपके सामने आए हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई थी, उस सरकार बनाते ही उनका मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर हो गया, दूसरा एक और मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर हो गया, एक विधायक का भ्रष्टाचार उजागर हुए, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो थोड़ा अलग है। उनका भ्रष्टाचार का मॉडल ये है, जितना भी पैसा है, हम लोग वैसे नहीं कि जो भ्रष्टाचारियों को गोद में खिलाते हैं, हम वैसे नहीं कि जो रेपिस्टों को संसद में संसद के अंदर भेज देते हैं, हम वो नहीं है कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वालों को संसद एक एक करके कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। इनकी भी इश्यू ये है कि लेफ्टिनेंट दिल्ली के एलजी ने जो बात रखी, उन्होंने कहा तुम सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? आप राजनीतिक एडवर्टीजमेंट सरकार के पैसे से दे रहे हैं, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया आपने हजारों करोड़ रुपया मीडिया को दे दिया, केवल अरविंद केजरीवाल जी की छवि चमकाने के लिए, उनका चेहरा चमकाने के लिए। दिल्ली की गाड़ी कमाई आप मीडिया में लुटा रहे हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में ओके, चलिए राजीव जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। रिजू दत्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके। 2 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ओके ओके, अगर आपने पंजाब की जनता के लिए किया होता ना, भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में क्या कर रही है? भवन करने का काम कर रही है क्या? सैकड़ों करोड़ मीडिया में बैठा नहीं जाता क्या? चलिए रिजू दत्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा एक बार रिजू दत्ता, एक सेकंड, वंशराज जी आ रही हूँ आपके पास, वंशराज जी आ रही हूँ, वंशराज जी आ रही हूँ आपके पास, वंशराज जी आ रही हूँ आपके पास। रिजू दत्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बार बार वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। रिजू दत्ता जी, आप इसी मुद्दे पर आप भी बोलना चाहते हैं या मैं आपसे कुछ और पूछूं? नहीं, आप सवाल पूछ ली, मैं वो राजीव जी जो बोल रहे थे उसका भी जवाब दे दूंगा। हाँ, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल, पहले जवाब दीजिए आप। हाँ, तो देखिए, राजीव जी ने कहा कि मुद्दे क्या है उनके। मैं देखिए, देश की जनता आपकी चैनल देख रही है, उनको 8 साल में तो विकास नाम का कौन सा आदमी है वो अभी तक नहीं मिला। अगर आप जाके उनसे पूछेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के 4 वादे थे 2014 में, पहला 2 करोड़ नौकरी, दूसरा किसान की आय दुगनी, तीसरा बुलेट ट्रेन चलाएंगे और 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे। आप रोड पे जाके पूछिए पक्के मकान मिले हैं, उनको जवाब मिलता है कि नेहरू जी ने देश को खराब कर दिया। आप पूछिए 2 करोड़ नौकरी मिला है, बोला औरंगजेब ने मंदिर गिरा दिया है। आप उनसे जाके पूछिए कि बुलेट ट्रेन चला है, तो उनको बोलेंगे देखो वंदे भारत चल रहा है और हमारे जवान चीन से लड़ रहे हैं। ये तो देश की हालत है। रिजू दत्ता जी, रिजू जी, हम मुद्दों पर मुद्दे अहम है, मुद्दे अहम है सबके। एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड, मुद्दे सबके अहम है और मुद्दों पर एक अलग से हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन आज जिसका मैं जवाब जानना चाहती हूं, क्योंकि जो अभी तक खिचड़ी क्या पक रही है विपक्षी एकता के नाम पर, उसका मैं जवाब जानना चाहती थी। इसीलिए रिजू जी, मेरा आपसे फिर वही सवाल है कि क्या ममता बनर्जी, क्योंकि आजकल ये भी चर्चा बहुत ज्यादा उफान पर है, ये आपके पास तक भी पहुंचती होगी कि ममता बनर्जी के सुर जो है वो काफी धीमे पड़ गए हैं, बहुत लो प्रोफाइल हो गई है आजकल वो। तो किस वजह से ऐसा हो रहा है कि एक चेहरा जो वो अपना सामने रखती थी, काफी आजकल सिमट सी गई है और दिख नहीं रही है आजकल विपक्षी एकता में भी? क्या वजह है इसकी? रीमा जी, एक इंग्लिश में कहावत है, आपने जरूर सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें तो बातें नहीं करनी है। अगर आप आज देखेंगे ममता बनर्जी कहाँ है, तो आज दोपहर को मेघालय का इलेक्शन डेट डिक्लेयर हुआ। आज ममता बनर्जी और हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी मेघालय में प्रचार कर रहे हैं।
त्रिपुरा में हमारे सांसद सुष्मिता देव जी से लेके और 2-3 सांसद त्रिपुरा में प्रचार कर रहे हैं। डेट तो आज लॉन्च हुआ, तो हम अपना काम कर रहे हैं मैडम। पर मैं इतना फिर से कहूंगा, 2024 की लड़ाई बीजेपी वर्सेस लोगों के मुद्दों की होने वाली है। विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है, और कौन नेतृत्व देगा विपक्ष वो या तो प्री पोल में पता चल जाएगा आप लोगों को, या पोस्ट पोल में पता चल जाएगा। रिजू जी, बीजेपी 2024 को वापस नहीं आ रही। रिजू जी, विपक्ष मुद्दों पर एकजुट है, क्या कांग्रेस के मुद्दे आपको भी सूट कर रहे हैं? आप भी कांग्रेस के साथ हैं मुद्दों को लेकर के? क्योंकि कांग्रेस और आपकी लड़ाई तो सबके सामने है। सबसे ज्यादा अगर किसी की फाइट है तो आपकी और कांग्रेस की, और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दिखती रहती है रोज। आप दोनों एक मंच पर हैं। मैं मैडम जवाब दे देता हूं। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब राज्यों की इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी से हमारा मुकाबला है, और राज्यों के इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं एक चीज आपसे साफ कर दूं, वो यहाँ पर जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीआरएस हो, या कोई भी पार्टी हो, विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है। वो आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पर उनके मुद्दे वही है, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, छत, मकान, रोटी, कपड़ा, वही मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, वक्त की बात है। रिजू जी ओके, रिजू जी वक्त की बात है। जल्दी से मैं एक एक रिएक्शन वंशराज दुबे और खालिद जी के पास जाकर खत्म करूंगी। वंशराज जी, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे किया था थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया मुद्दा, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल क्या एकला चलो रे की नीति अपनाने वाले हैं? अपने दम पर वो सरकार लाना चाहते हैं केंद्र में, या फिर कि केसीआर को उन्होंने चुन लिया है? मैं ये जानना चाहती हूँ बहुत संक्षिप्त में, वंशराज जी। देखिए रीमा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अरविंद केजरीवाल जी का जो सोच है, जो उनकी तैयारी, जो उनका रोड मैप है, या यूं कह लीजिए 2024 को लेकर 130 करोड़ जनता का जिसके पास भी रोड मैप होगा, जो 130 करोड़ लोगों के लिए सोचेगा, जो उसके लिए काम करेगा, जो बुनियादी मुद्दों पर काम करेगा, ऐसे मुद्दे नहीं जो अनर्गल मुद्दे हैं, जो जमीन से दूर हैं, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी इस बात को रखती है कि राष्ट्रवाद पे, भारतवाद पे जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। परिवारवाद के साथ, दोस्तवाद के साथ आम आदमी पार्टी नहीं जा रही। वंशराज जी, राष्ट्रवाद का नारा तो बीजेपी देती है, उसके साथ जा रहे हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद का मतलब भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। राष्ट्रवाद का नारा लगाकर हम जो है पाकिस्तान में जा रहे हैं बिरयानी खाने, हम ये काम नहीं करते। राष्ट्रवाद का नारा हम पठानकोट और आईएसआई को राष्ट्रवाद, नीतीश कुमार को राष्ट्रवाद अपनाना पड़ेगा, तभी आम आदमी पार्टी आपके साथ आएगी। अब ये तो क्लियर हो गया। राष्ट्रवाद से ओके वंशराज जी, जवाब ले लीजिए। खालिद जी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बाकायदा ये पास कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है, और हमारे लीडर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे। ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये बात पास हुई है। दूसरी बात, रीमा जी एक बात समझ लीजिए, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, चाहे वो अभी साथ हो नहीं हो, सभी पार्टियों का ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसको बाद में हम तय कर लेंगे। चाहे ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, चाहे कोई भी चाहे केसीआर की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सब ने तकरीबन ये तय कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा ये बाद में तय करेंगे, पहले देश की जनता को निजात दिलाना है। एक्सेप्ट कांग्रेस, खालिद जी, एक्सेप्ट कांग्रेस ने तय कर लिया है राहुल गांधी उनके उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने तय कर लिया है राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी तकरीबन कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है। नीरज जी जल्दी से हाँ या ना, हाँ या ना, जवाब तो ले लीजिए। नीरज जी हाँ या ना, जवाब ले लीजिए। नीरज जी जल्दी से हाँ या ना, 1 मिनट है बस। देखिए ना, जब कांग्रेस पार्टी नंबर्स ले आएगी जो 24 में ला रही है, उसके बाद उसका नेतृत्व कौन करेगा वो डिसाइड कर लिया जाएगा। पर देश के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर है और वो लड़ाई लड़ता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए इस बात के साथ ही मैं इस शो की को खत्म करना चाहूंगी कि नीरज मिश्रा, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, ने अभी जो बात कही है कि 2024 में जितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी तय करेगी, नेतृत्व कौन करेगा। अब से सिर्फ 2 दिन पहले ही नीरज मिश्रा से आई थिंक कि वरिष्ठ एक प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने इसी मंच से, इसी शो से ये बात कही थी कि पार्टी ने तय कर लिया है राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पद के चेहरे और दावेदार उम्मीदवार होंगे। अब अगर हर रोज पार्टी के स्टेटमेंट बदल रहे हैं, हर रोज पार्टी के कुछ राय बदल रही है, तो उसके लिए तो अब हम क्या ही कहें। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।